प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL। ये जो व्हाइट लाइट है ना, ये लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर होता है और व्हाइट लाइट में जो वेक्टर्स हैं वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है ना। दिस इज व्हाइट लाइट। और जब हम इस लाइट को निकोल्स प्रिज्म नाम के एक क्वार्ट्ज मटेरियल से गुजारते हैं, निकोल्स प्रिज्म बोलते हैं इसको, तो इसमें से केवल वही वाले वेक्टर बाहर निकलते हैं जो इसमें एक फाइन स्लिट होती है, एक फाइन सा कट होता है। तो जो वेक्टर्स उस कट के पैरेलल होते हैं वही बाहर निकल के चले जाते हैं। सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन में वाइब्रेट करने वाले वेक्टर्स बाहर निकलते हैं। इसको बोलते हैं हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये ऐसे है कि जैसे मान लो कोई विंडो हो, ठीक है ना, और इस विंडो में ऐसे वर्टिकल बार्स लगी हो। आपने ऐसी कोई विंडो देखी जिसमें ऐसे वर्टिकल बार्स लगी होती हैं? अब हमने मान लो बहुत सारी लकड़ियों को ऐसे पकड़ के अलग अलग डायरेक्शन में और इसमें से पास करने की कोशिश की, तो केवल वो वाली लकड़ी बाहर निकल के जाएगी जो इसके पैरेलल होगी, बाकी सब यहीं फिल्टर हो जाएंगे, यहीं रुक जाएंगे। ये जो निकोल्स प्रिज्म है, इट्स अ वेरी अल्ट्रा फाइन फिल्टर। इसमें एक बहुत बारीक सी झिर्री है। तो जब कभी व्हाइट लाइट पास की जाती है तो केवल वो ही वेक्टर्स इसमें से बाहर निकलते हैं जो उस स्लिट के पैरेलल होते हैं। तो जो बाहर लाइट निकल के आती है उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति अलग अलग बिहेवियर रखते हैं। अगर हम इस पीपीएल को ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करें तो ये कंपाउंड अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो पीपीएल के प्लेन को या तो राइट में रोटेट कर देता है या फिर लेफ्ट में रोटेट कर देता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो पीपीएल के प्रति कंपाउंड्स का जो बिहेवियर है, जो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की जो ये फिनोमेनन है, इसी को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? जो राइट में रोटेट कर देते हैं उनको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जो राइट में रोटेट करने वाले हैं उनको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। स्मॉल डी से दिखाते हैं या फिर प्लस से दिखाते हैं मॉडर्न केमिस्ट्री में। और जो लेफ्ट में रोटेट करने वाले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लिबो रोटेटरी। इनको हम स्मॉल एल से दिखाते हैं या फिर माइनस से दिखाते हैं। बात समझ में आ रही है? क्यों ये ऐसा करते होंगे? मॉलिक्यूल के अंदर अगर देखें, मान लो कोई मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एटम्स का सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। यहां पर भी एटम्स में भी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, घूम रहे हैं। आपने पीपीएल पास करवाई, ये पीपीएल भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रॉनों के संपर्क में आएगी तो डेविएट होगी। अगर सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है और मान लो ये इस डायरेक्शन में डेविएट हो गई तो यहां पर सिमेट्रिकल एटम बैठा हुआ है जो इसको वापस से डेविएट करके सीधी कर देगा। तो हम कहेंगे कि किसी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती। तो वो शायद इसलिए नहीं होती क्योंकि जो पीपीएल है वो बिना रोटेशन के, बिना डेविएट हुए बाहर निकल आई। क्योंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में एटम्स का अरेंजमेंट इस तरह से है कि एक एटम की काउंटर पोजीशन पर दूसरा एटम बैठा हुआ है जो उसे बैलेंस कर देता है, उसके रोटेशन को, लाइट के रोटेशन को। मान लीजिए कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सिमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं है, एक एटम है, दूसरा इधर है, कहीं और है, इस तरह का कोई अरेंजमेंट है, रैंडम सा अरेंजमेंट है। ये एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। इसमें आपने पीपीएल पास करवाई, एक जगह से पीपीएल रोटेट हुई लेकिन उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए कोई दूसरा एटम उस पोजीशन पे नहीं था, तो ये नेट रोटेटेड लाइट बाहर निकल के चली जाएगी। कहने का मतलब किसी मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कहीं ना कहीं अनसिमेट्री जिम्मेदार है। अगर उस मॉलिक्यूल में कोई अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, यानी कि तब वो पीपीएल के प्लेन को रोटेट करता हुआ पाया जाएगा, ठीक है ना।
अनसिमेट्री इज समवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। समझ में आ रही है बात? इतनी में तो कोई दिक्कत नहीं आई आपको, ठीक है ना? एक दो टर्म्स और जान लेते हैं। कायरल सेंटर, कायरल सेंटर is an sp3 atom having 4 different groups attached to it। कोई भी sp3 एटम जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों उसे हम कायरल सेंटर कहते हैं। कायरल सेंटर इज एन sp3 एटम हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू इट। अगर वो sp3 एटम कार्बन हो तो हम इसको बोलते हैं कायरल कार्बन, ठीक है ना? दिस इज ए कायरल कार्बन। कायरल सेंटर एक sp3 एटम है जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है ना? कायरल सेंटर का किसी मॉलिक्यूल में होना या ना होना उस मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कायरल सेंटर इज नॉट एनी क्राइटेरिया फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, बट बाय एक्सपीरियंस वी नो दैट if there is only one chiral center present in the molecule, then molecule must be optically active with one exception of tertiary amine। बात समझ में आ रही है? हालांकि कायरल सेंटर का होना ना होना किसी मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन एक्सपीरियंस से हमें पता है कि जिस मॉलिक्यूल में एकमात्र कायरल सेंटर होता है उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी जरूर होती है, केवल एक एक्सेप्शन को छोड़कर, और वो एक्सेप्शन है टर्शरी एमीन। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है बात? जरा लिख लें इस बात को। कायरल सेंटर का डेफिनेशन लिख लिया, एन sp3 एटम हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू इट। कायरल सेंटर इज एन sp3 एटम हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू इट, ठीक है? अगला पॉइंट लिख लो, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कायरल सेंटर is not any criteria for a molecule to be optically active। Presence or absence of a chiral center is not any criteria for a molecule to be optically active। नीचे लिख लो, but if a molecule has only one chiral center, then it must be optically active with one exception of tertiary amine। ये टर्शरी एमीन है, यही एक्सेप्शन है, इट इज एन एक्सेप्शन। इट इज हैविंग ओनली वन कायरल सेंटर बट इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, बट इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसकी ऑप्टिकल इनएक्टिविटी इसलिए होती है क्योंकि इसमें फ्लिपिंग हो जाती है। फ्लिपिंग की वजह से ये रेसमिक फॉर्म में रहता है। हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे आगे। बात समझ में आई? क्लियर हो गई बात? तो कायरल सेंटर इज एन sp3 एटम हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू इट। ऑल्दो वी नो दैट presence or absence of chiral center is not any criteria for a molecule to be optically active, but by experience we know that if there is only one chiral center in the molecule, then molecule must be optically active with one exception of tertiary amine। Tertiary amines having one chiral center is not optically active because of flipping, because of sp3 inversion, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना? अगर हमें कायरल सेंटर ढूंढना हो, जैसे मान लो हमें ये कायरल सेंटर ढूंढना है, इसमें एक कायरल सेंटर है, ये कार्बन जो है कायरल है। क्यों? इस कार्बन के पास एक मिथाइल है, एक इथाइल है, एक ब्रोमो है और एक एच है। क्या 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं इसमें? तो इसमें हम बोलेंगे कि कायरल सेंटर इज 1। ठीक है ना?
ऐसे ढूंढ लेंगे आप। क्यों? मान लो मैं इसको ऐसे बनाऊं, ठीक है ना? इसमें कायरल सेंटर ढूंढना है। तो देखो इस रिंग पर तो कोई कायरल सेंटर नहीं हो सकता क्योंकि सारे कार्बन sp2, ठीक है ना? ये कायरल सेंटर हो जाएगा क्योंकि इसमें एक ब्रोमो लगा है, एक ये इधर वाला ग्रुप लगा है, एक इधर वाला ग्रुप लगा है। रिंग पर हमें इधर और इधर क्या ग्रुप लगा है इसको देखने के लिए पूरा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाना पड़ता है। ये ज्वाइंट वाला कार्बन भी कायरल हो जाएगा, नीचे ज्वाइंट वाला कार्बन भी कायरल हो जाएगा, जिस पर OH लगा है वो भी कायरल हो जाएगा, ये भी कायरल हो जाएगा, ये भी कायरल हो जाएगा, और एक यहाँ पर कायरल है। कितने हैं कुल कायरल सेंटर्स? क्यों? 7 है, ठीक है ना? बात समझ में आई? इस तरह से हम कायरल सेंटर्स ढूंढते हैं। है कायरलिटी, कायरलिटी और कायरल मॉलिक्यूल। दोनों एक ही बात है। किसी मॉलिक्यूल में कायरलिटी हो या कोई मॉलिक्यूल कायरल है, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना? अगर मॉलिक्यूल कायरल नहीं होता, नॉट कायरल को हम बोलते हैं अकायरल। अकायरल मीन्स नॉट कायरल, ठीक है ना? कायरलिटी एक प्रॉपर्टी है। कायरलिटी का इंग्लिश मीनिंग है हैंडेडनेस। ये ग्रीक टर्म है जिसका इंग्लिश में मीनिंग है हैंडेडनेस, यानी हाथ के जैसा। किसी ऑब्जेक्ट को, किसी मॉलिक्यूल को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड ना कर सकें तो हम उसे बोलते हैं कायरल। इफ ए मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स देन इट इज कायरल। मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स। क्या इस पेन को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना? इस पेन को कर सकते हैं, ठीक है? इस बोर्ड को कर सकते हैं डिवाइड, इस इरेजर को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना? क्या इस फैन को कर सकते हैं? नहीं, फैन को नहीं कर सकते क्योंकि इसकी विंग्स टिल्टेड है, ठीक है ना? एक शू को नहीं कर सकते क्योंकि एक शू की भी डिजाइन ऐसी है कि वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। ज्यादातर चीजें इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकती हैं, जैसे ट्यूबलाइट डिवाइड हो सकती है, ठीक है ना? कोई भी चीज आप देख लें, वो अपने सराउंडिंग में अगर है तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है। इस बेंच को डिवाइड कर सकते हैं, टेबल को डिवाइड कर सकते हैं, चेयर को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन फैन को नहीं कर सकते। शू, एक सिंगल शू को नहीं कर सकते डिवाइड इक्वल हाफ में। कुछ चीजें हैं जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। जिनको हम इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते उनको कायरल बोलते हैं। जो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए वो नॉट कायरल या अकायरल कहलाते हैं, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? तो पहला पॉइंट ये है, लिखें पहला पॉइंट, इफ ए मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स, इफ अ मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स, इट इज कायरल। दिस इज वन कंडीशन, ठीक है ना? इफ अ मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स, इट इज कायरल। सेकंड कंडीशन लिख लो। मान लो दो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ये हाथ है ना, इस हाथ को आप इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड कर सकते। कैसे भी डिवाइड करने की कोशिश करो, इक्वल हाफ में नहीं कर सकते। अगर आपने बीच में से ऐसे दो हिस्से करने की कोशिश की तो भी ये सरफेस और ये सरफेस अलग अलग है, तो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ रही? इसीलिए कायरलिटी इसको कहा गया। कायरलिटी का मतलब ही होता है हैंडेडनेस। मान लो दो मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों अलग अलग विधियों से बनाए गए और एक दूसरे के सामने रखे गए तो पता लगा कि ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस दिखते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज जैसे दिखने वाले मॉलिक्यूल के ऊपर सुपर इम्पोज ना करे, नॉन सुपर इम्पोजेबल हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल कायरल है। बात समझ में आ रही है? अगर ऐसे देखें तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ऐसे देखें तो क्या ये सुपर इम्पोजेबल है या नॉन सुपर इम्पोजेबल? नॉन सुपर इम्पोजेबल है। सुपर इम्पोजेबिलिटी इज ए 3-डायमेंशनल phenomenon. If a molecule is superimposed on its mirror image molecule, then they should look as if it is one. अगर एक मॉलिक्यूल अपने मिरर इमेज जैसे दिखने वाले मॉलिक्यूल के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएगा
तो उसे ऐसा लगना चाहिए जैसे वो अकेला एक ही मॉलिक्यूल। अगर ये दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल होते तो लगना चाहिए कि ऐसा है, ठीक है। सुपर इम्पोजेबिलिटी का मतलब कवर कर लेना नहीं होता। सुपर इम्पोजेबिलिटी इज अ 3 डायमेंशनल phenomenon. Once a molecule is superimposed on its mirror image molecule, then they should look as if it is only one molecule. अगर हम इस हाथ को इस हाथ में इंसर्ट भी करते तब भी ये दो दिखाई पड़ेंगे। बात समझ में आई? So they are never superimposable. Such molecules which exist in the mirror image forms and non-superimposable on each other are chiral. And chirality is a necessary and sufficient condition for a molecule to be optically active. And please keep in mind, chirality का chiral center से कोई लेना देना नहीं है। Chiral center is merely an sp3 atom having 4 different groups attached to it, and its presence or absence may not be any criteria for a molecule to be optically active. Although we know that one chiral center present in the molecule will make the molecule optically active, with one exception of tertiary amine. But chiral center का कायरलिटी से कोई रिलेशन नहीं है। हमारे पास एग्जांपल्स हैं जब मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है और मॉलिक्यूल कायरल भी है, यानी उसमें कायरलिटी भी है। हमारे पास एग्जांपल्स हैं जब मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है लेकिन मॉलिक्यूल में कायरलिटी नहीं है। हमारे पास एग्जांपल्स हैं जब मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर एब्सेंट है और मॉलिक्यूल में कायरलिटी है। हर तरह के एग्जांपल्स हमारे पास हैं, ठीक है ना। कायरल सेंटर के होते हुए मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल सेंटर के होते हुए ऐसे एग्जांपल हैं जब मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जब कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है और मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। कायरलिटी इज द मेन क्राइटेरिया फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। और कायरलिटी का कायरल सेंटर से कोई लेना देना नहीं है। कायरल सेंटर महज एक sp3 एटम है जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति किसी मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होती। लेकिन कायरलिटी उस मॉलिक्यूल की एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? उसको इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते और वो अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होता। अगर कोई मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज जैसे दिखने वाले मॉलिक्यूल पर सुपर इम्पोज नहीं होगा तो उसको इक्वल हाफ में डिवाइड भी नहीं किया जा सकता। यानी अगर सेकंड कंडीशन फुलफिल हुई तो फर्स्ट कंडीशन ऑटोमेटिकली फुलफिल्ड होगी। जरा सेकंड कंडीशन लिखो, बताऊंगा। मॉलिक्यूल इज नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज मॉलिक्यूल। इफ अ मॉलिक्यूल इज नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज मॉलिक्यूल, then both of them are chiral and optically active. If a molecule is non-superimposable on its mirror image molecule, then both of them are chiral and optically active. नीचे लिख लो, chirality is the necessary and sufficient condition for a molecule to be optically active. Chirality is the necessary and sufficient condition for a molecule to be optically active. ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? कायरलिटी एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है एक मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए, ठीक है ना। और कायरलिटी, जिस मॉलिक्यूल में कायरलिटी होती है उस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर हो ये आवश्यक नहीं है। कायरल सेंटर का होना ना होना किसी मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन उस मॉलिक्यूल में कायरलिटी जरूर होनी चाहिए। कायरलिटी का मतलब क्या हुआ कि उस मॉलिक्यूल के 2 इक्वल हाफ्स ना बन सकते हो और वो मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज जैसे दिखने वाले मॉलिक्यूल के ऊपर सुपर इम्पोज ना करता हो। एक्चुअली ये कहानी शुरू होती है लुई पास्चर नाम के एक साइंटिस्ट से। लुई पास्चर वॉज ए फ्रेंच प्रोबेबली। लुई पास्चर वॉज ए फ्रेंच। इनके जब ये छोटे थे तो इनके फादर की एक ड्रग्स की शॉप थी, केमिस्ट। हिज फादर वाज ए केमिस्ट एंड ही वाज हैविंग ए शॉप इन हिज टाउन। और इनके फादर की शॉप के पास में ही एक लोहार की दुकान थी जो ब्लैक स्मिथ होते हैं। तो जब भी कभी इनके टाउन में, इनके गांव में किसी व्यक्ति को कुत्ता काट ले, डॉग बाइटिंग हो जाए, तो उस व्यक्ति को उस लोहार की दुकान पर ले आते थे जो इनके शॉप के बगल में थी, और उसको रेड हॉट आयरन से उसको घाव को, जैसे पैर में अगर काट लिया उसने तो पैर में उस रेड हॉट आयरन से उसको जलाते थे। ये सीन बड़ा पेनफुल होता था और कभी कभी बालक लुई पास्चर भी इस सीन को देखा करते थे। तभी उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं बड़े होकर कोई ऐसा इसमें कोई ऐसी वैक्सीन बनाऊंगा, कोई ऐसी दवा बनाऊंगा जो कि इस तरह की समस्या से बचा ले लोगों को। और आप देखें कि इन्होंने बड़े होकर एंटी रेबीज वैक्सीन बनाया।
और इनकी लार्ज हार्टेडनेस देखें कि इन्होंने जब एंटी रेबीज वैक्सीन बनाया तो उसकी मार्केटिंग वगैरह नहीं की, उसका पेटेंट नहीं लिया, उसका फॉर्मूला बिल्कुल पब्लिक कर दिया कि भाई सभी लोग बनाएं और सभी लोग यूज़ करें। फ्री में मिलता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एंटी रेबीज वैक्सीन, अगर वो चाहते तो उसकी कंपनी बनाते, पेटेंट बनाते। अच्छा, जब ये थोड़े बड़े हुए तो इन्होंने अपने ही टाउन में एक छोटा सा केमिस्ट्री का लैब बना लिया, और लैब बनाने के बाद उसमें छोटी मोटी रिसर्च किया करते थे। तो वहाँ वाइन मर्चेंट उनके पास एक बार आए। वाइन तो यूरोप का एक नॉर्मल सा ड्रिंक है, क्योंकि उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी कि उन्हें ऐसे ड्रिंक्स की जरूरत है जो उनकी बॉडी को हीट दे। तो वाइन मर्चेंट्स ने उनको पूछा कि हमारी वाइन जो है वो जल्दी से खराब हो जाती है, फर्मेंटेट हो जाती है, कोई उपाय बताओ। तो उन्होंने कुछ दिनों बाद उनको बताया कि अगर आप इस वाइन को बॉयल करें और फिर सडन कूल कर दें तो काफ़ी दिनों तक ये खराब नहीं होगी। और आप देखें कि पूरी दुनिया इस टेक्निक को मिल्क पर इस्तेमाल करती है, और इस टेक्निक का नाम भी इनके नाम के पीछे रखा गया, पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन इज द टेक्निक विच वाज सजेस्टेड बाय लुई पास्चर। फिर इनको क्या हुआ, इनको क्रिस्टल की स्टडी पे बड़ा इंटरेस्ट आ गया। इन्होंने कहा मैं क्रिस्टल की स्टडी करूंगा, और ये मैसाचुसेट्स आ गए यूएस, और वहां आके क्रिस्टलोग्राफ के ऊपर कुछ काम करने लग गए। क्रिस्टलोग्राफ एक मशीन होती है जिसमें मैग्नीफाइंग लेंस वगैरह लगे होते हैं, क्रिस्टल की लेंथ, साइड की लेंथ, एंगल वगैरह मेजर करने का इक्विपमेंट है। तो उसे प्रैक्टिस कर रहे थे। किस क्रिस्टल से प्रैक्टिस कर रहे थे? पोटेशियम टार्ट्रेट से, टार्ट्रिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट बनाकर। और उन्होंने उन्हीं क्रिस्टल्स में कुछ ऐसी चीजें देख ली जो उनके पहले उसी लैब में दूसरे लोगों ने नहीं देखी थी। क्या? उन्होंने देखा कि पोटेशियम टार्ट्रेट के दो तरह के क्रिस्टल्स होते हैं, कुछ राइट फेसेट, मतलब मैं एक सिंबॉलिक डायग्राम बना रहा हूं, और कुछ लेफ्ट फेसेट। और जब वो एक दूसरे के सामने रखे जाते थे तो वो मिरर इमेज जैसे दिखते थे। उन्होंने इसमें से पीपीएल पास की, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो वो सीधी निकल के चली गई। फिर उन्होंने क्या किया, एक हैंडलेंस लेकर और एक फोर्सेप लेकर, चिमटी लेकर, उन्होंने लेफ्ट वालों को और राइट वालों को अलग करना शुरू किया। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। ये ऐसे जैसे 2-5 लाख ग्लव्स रखे हों और आपसे कहा जाए कि आप जो है लेफ्ट हैंड वालों को अलग करिए और राइट हैंड वालों को अलग करिए, कई दिन महीनों लग जाएंगे। तो ये काम उन्होंने मैग्नीफाइंग लेंस से लेकर किया, हाथ से अलग अलग कर लिया। एक लेफ्ट फेसेट वाला ढेर बना लिया और एक राइट फेसेट वाला ढेर बना लिया। जब लेफ्ट वाले में से पीपीएल पास की तो वो लेफ्ट में रोटेट हो गई, राइट वाले में से पीपीएल पास की तो वो राइट में रोटेट हो गई। तो उन्होंने अपने लिटरेचर में लिखा कि अगर नेचर में ऐसे क्रिस्टल्स पाए जाएं जो एक दूसरे की मिरर इमेज जैसे हो, दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हो जो मिरर इमेजेस जैसी फॉर्म्स हो, तो उनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है और वो पीपीएल के प्लेन को रोटेट करते हैं। फिर क्या हुआ, उन्होंने इसको पानी में डिसॉल्व कर दिया। डिसॉल्व करने से क्रिस्टल की स्ट्रक्चर तो कोलैप्स हो जाएगी, अब वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ गया। और उस सॉल्यूशन में से जब उन्होंने पीपीएल पास की तो फिर से लाइट रोटेट हो गई। तो उन्होंने करेक्शन किया, उन्होंने कहा नहीं भाई, ये क्रिस्टल के लेवल पर जो मिरर इमेज जैसी स्ट्रक्चर है उसका मामला नहीं है, ये जरूर मॉलिक्यूलर लेवल पर भी इसी तरीके का कोई फेनोमेनॉन हो रहा है मिरर इमेज जैसा, इसकी स्टडी होनी चाहिए। तो एक तरह से लुई पास्चर इज द पायनियर पर्सन फॉर दिस फील्ड ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। आज हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में इतना एडवांसमेंट है, स्टीरियोकेमिस्ट्री की रिसर्च के बिना कोई भी मॉलिक्यूल पूरा नहीं होता। अगर कोई नई दवा बनाई जाए, नया ड्रग बनाया जाए, नया मॉलिक्यूल बनाया जाए तो उसकी स्टीरियो एस्पेक्ट्स पहले पढ़ाई करनी पड़ती है। हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं कि डी जो है वो कैंसर के लिए, मतलब एल कैंसरकारी है और डी कैंसर की दवा है, उसी की दवा है। हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल है कि डी इज हार्ट स्टिमुलेंट एंड एल इज यूजलेस। एक ही मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम डीयू, सेम स्ट्रक्चर, केवल ओरिएंटेशन का फर्क होने से एक ऐसा है जो हृदय रोग की दवा है और दूसरा बेकार है। इतना डिफरेंस होता है स्टीरियो में डिफरेंस होने की वजह से। इसलिए किसी मॉलिक्यूल को जब हम पढ़ते हैं, किसी मॉलिक्यूल को जब हम बनाते हैं, तो उस मॉलिक्यूल की स्टीरियो केमिस्ट्री को पढ़ना बहुत जरूरी है। और इस पूरी फील्ड को पायनियरशिप किसने दी? लुई पास्चर। लुई पास्चर ने बड़े बड़े काम कर दिए, बात समझ में आई? उन्होंने बताया। उसके बाद इनके आगे फिशर आए, फिशर के बाद फिर वो CIP वो लोग आए, सब लोगों ने आगे काम किया। फिशर को नोबेल प्राइज मिला था, जो केमिस्ट्री का दूसरा नोबेल प्राइज है। 1900 में नोबेल प्राइज पहला वाला केमिस्ट्री को दिया गया था, वैंट हाफ को, और 1901 में फिशर को मिला था ऑर्गेनिक के कंट्रीब्यूशन के लिए, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन के लिए। बात समझ में आ गई? तो कायरलिटी इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है ना? इस चैप्टर में मुझे यही सिखाना है आपको कि कोई किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनी हो तो आप बता दें कि वो एक्टिव है या इनएक्टिव। क्लियर है? हमने यहां तक देख लिया कि अगर उसमें कायरलिटी है, यानी अगर वो मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज जैसे दिखने वाले मॉलिक्यूल के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल हो जाए तो कायरलिटी हो, तो उसमें कायरलिटी होगी और वो दोनों मॉलिक्यूल इंडिविजुअली ऑप्टिकली एक्टिव होंगे।
ठीक है ना, बात समझ में आई। लेकिन अभी ये इतना आसान नहीं है, मतलब इतना आसानी से नहीं हो सकता। या तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मॉडल हो, हम हर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर वगैरह जानते हो, शेप जानते हो, और दोनों के मॉडल बनाएं, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करके देखें कि साहब ये सुपर इम्पोजेबल है या नॉन सुपर इम्पोजेबल है। लेकिन और हम और इजी करने की तरफ इसको लेके बढ़ेंगे, ठीक है।